Hello students, good morning. वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं। पिकॉक, लेट मी नॉट मैरिज द ट्रू माइंड्स और कमिंग, 2 हमने शॉर्ट स्टोरीज। आज जो मैं लेसन आपको बताने जा रहा हूँ वो नॉन फिक्शन में, इनको प्रोज सेक्शन कहते हैं बेटे। जैसे ये आपकी हिंदी में होता है ना गद्य और पद्य, तो ये आपका जो गद्यांश जो होता है, एक होता है पद्यांश, ठीक है ना। तो एक प्रोज पार्ट है आपका। उस गद्यांश में से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नीचे दिए क्वेश्चनों का आंसर वो ऐसे ही लेसन में से होते हैं। आज हम जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो ये ऐसे है, एक निबंध है। मार्क ट्वेन बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और इसका नाम है माई वॉच, मेरी घड़ी। इस पूरे लेसन में ये बताया गया है कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति को, चाहे वो लाइफलेस थिंग हो या कोई पेट पालतू जानवर हो बेटा, कोई भी चीज़ से वो घनिष्ठ लगाव हो जाता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक के पास एक घड़ी थी, बहुत शानदार सुंदर घड़ी थी। उसकी संपूर्ण जीवन जो था, जीवन शैली उस घड़ी पर आधारित थी। उसी के आधार पर वो सारे काम करता था, उठना बैठना, अपने किराए मकान का किराया देना, बिल का भुगतान करना, यानी एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन द लाइफ ऑफ द वॉच। घड़ी बहुत सुंदर थी, महंगी घड़ी थी। वो घड़ी जब खरीद के लाया तो 18 महीने तक वो घड़ी बिना किसी व्यवधान के आगे पीछे हुए, बिना बंद हुए वो चलती रही। उसको बहुत अपने आप को गर्व था, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी घड़ी है जो बहुत ही अच्छी है, कभी भी बंद नहीं होती है, आगे पीछे टाइम नहीं करती। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही, आफ्टर 18 मंथ्स, इस घड़ी में एक कुछ प्रॉब्लम हुई। ये चाबी वाली, आजकल तो आधुनिक मॉडर्न घड़ी आपके पास मौजूद है, लेकिन उस जमाने में घड़ियों में चाबी देनी पड़ती थी और चाबी अगर नहीं दी जाती तो बंद हो जाती। तो घड़ी में चाबी देना भूल गया और वहां से घड़ी में कुछ खराबी होना प्रारंभ होती है। और किस प्रकार इस घड़ी से उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ गए। एक 202 रुपए की, मतलब ये मान के चलो जिसका मूल्य $200 था, उस घड़ी को सुधराने के लिए कम से कम उसने 3 से 4 हजार डॉलर बर्बाद कर दिए और आखिर उसने उस घड़ी को त्यागा। तो इस पूरे लेसन के माध्यम से उसने बताया कि किस प्रकार एक घड़ी के कारण उसका जीवन उलझ गया। ध्यान देंगे, बुक को लेके बैठेंगे और ये प्रोज का पहला लेसन है आपका, प्रोज पार्ट का। देखें, माई ब्यूटीफुल न्यू वॉच हैड रन 18 मंथ विदाउट लूजिंग और गेनिंग। लेखक कहता है कि मेरी एक बहुत सुंदर घड़ी थी। माई ब्यूटीफुल न्यू वॉच हैड रन, वो लगभग 18 महीने तक बिना किसी के लूजिंग करता बेटे पीछे पड़ना, और गेनिंग यानी आगे होना, क्योंकि ये घड़ी का शब्दों के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि घड़ी या तो आगे होती है पीछे होती है। एंड विदाउट ब्रेकिंग, बिना कभी बंद हुए। ब्रेकिंग का अर्थ है टूटने से नहीं है, या ब्रेकिंग कर तो है किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाना, घड़ी के अंदर कोई पुर्जे का खराब, या टूटने का मतलब टूट कर दूर दो टूक नहीं होना है। एनी पार्ट्स ऑफ इट्स मशीनरी और स्टॉपिंग, या कभी वो बंद नहीं हुई। लेखक कहता है मेरे पास एक सुंदर घड़ी थी, उसके बिना जो पुर्जे थे वो कभी टूट फूट नहीं हुई, कभी आगे नहीं हुई, कभी पीछे नहीं, ना कभी हुई। आई हैड कम टू बिलीव इट इनफॉलिबल, इन बहुत ही अच्छा शब्द है इनफॉलिबल, जिस पर कि अटूट विश्वास किया जा सकता है। इनफॉलिबल का अर्थ होता है कभी गलती नहीं करने वाले, जिस पर आप अटूट विश्वास करें। कि आई हैड कम टू बिलीव इट इनफॉलिबल इन इट्स जजमेंट। इट्स किसके लिए है बेटे? घड़ी के लिए। जजमेंट, उसके निर्णय पर। वो जजमेंट क्या है? समय पर। अबाउट द टाइम ऑफ द डे, कि इसके द्वारा बताए जाने, मुझे विश्वास होने लगा कि इसके द्वारा बताए जाने वाले समय में कभी गलती हो ही नहीं सकती थी। किसके द्वारा? उसकी घड़ी के द्वारा। एंड टू कंसिडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एंटोनॉमी इन पेरिशेबल। और इस प्रकार कवि ने, उस लेखक ने अपनी इस घड़ी के बारे में घोषणा कर दी कि उसको ऐसा लगा कि ये तो ऐसी घड़ी है जो कभी भी किसी भी प्रकार से मुझे धोखा नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो शब्द लिया है कि घड़ी की रचना जो है
जैसे शरीर में एनाटॉमी नहीं होता, शरीर रचना। और इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल का यहाँ अर्थ है कि जो नष्ट न हो सके। ये तो एक अद्भुत घड़ी है, कभी इसके कल पुर्जे खराब नहीं होंगे। इट्स एनाटॉमी, वैसे तो एनाटॉमी का अर्थ होता है बेटा शरीर रचना, लेकिन यहाँ शरीर और इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है घड़ी के कल पुर्जे कभी खराब नहीं होने वाले हैं। बट एट लास्ट वन नाइट, लेकिन एक दिन एक रात्रि को क्या हुआ बेटा उसके साथ, आई लेट इट रन डाउन। यहां है आई लेट इट रन डाउन करता है कि लेखक उसमें चाबी देना भूल गया। आई ग्रीव्ड अबाउट इट एज इफ इट वर ए रिकॉग्नाइज द मैसेंजर एंड फॉरेनर, अच्छी मीनिंग है फॉर रनर। और ये थोड़ा अंधविश्वासी था, तो जैसे ही घड़ी बंद हुई तो इसने अपने आप में महसूस किया। आई ग्रीव्ड अबाउट एज इफ ये नहीं होता है मानो कि, इट वर ये रिकॉग्नाइज कि घड़ी का बंद होना मेरे लिए तो मेरे लिए दुर्भाग्य आने का एक अग्रदूत है। ये फॉरनर इन होता है अग्रदूत, अर्थात ये घड़ी तो मेरे लिए एक अग्रिम सूचना लेके आई है कि मेरे साथ कोई न कोई कालमिटी यानी आपदा आने वाली है, मेरी मुसीबत आने वाली है, दुर्भाग्य, फॉर्च्यून कह सकते, मिस फॉर्च्यून कह सकते हैं। बट बाई एंड बाई आई चीयर्ड अप, लेकिन धीरे धीरे, बाई अप एंड बाई का अर्थ होता है बेटा धीरे धीरे मैं प्रसन्न हो गया। क्यों हुआ? सेट द वॉच बाई गैस, मैंने अनुमान से घड़ी का समय सही कर दिया। एंड कमांडेड माई बोर्डिंग्स एंड सुपरस्टिशन टू डिपार्ट, और मेरे मन में जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटे? अंधविश्वास। और बोर्डिंग्स, बोर्डिंग होता है अपशकुन, बोर्डिंग्स अपशकुन हामेन, जो मेरे मन में आए थे उनको मैंने दूर कर दिया। डिपार्ट यानी भगा देना, दूर कर देना। तो घड़ी का बंद होना ये प्रश्न बन सकता है कि लेखक अपने आप में क्या सोचता है कि ये तो मेरा दुर्भाग्य आने वाला है। मैसेज ऑफ फॉरनर ऑफ कामिलिटी, कामिलिटी यानी क्या होता है बेटा? दुर्भाग्य। सेकंड पैरा, अब घड़ी में कुछ खराबी हुई, चाबी दे दी, घड़ी ठीक चली गैसेज का अनुमान से, लेकिन वो घड़ी को समय को सही कराने के लिए आप वो वहां पहुंचता है। घड़ी का चित्र भी आपके सामने दिख रहा है आपकी बुक में। वो एक दुकानदार के पास जाता है। नेक्स्ट डे आई स्टेप्ड इनटू द चीफ ज्वेलर टू सेट इट बाय द एग्जैक्ट टाइम। वैसे तो लेखक ने अनुमान से समय सही कर लिया था, लेकिन अगले दिन लेखक अपनी घड़ी को लेकर के एक मुख्य घड़ी साज के पास जाता। द चीफ ज्वेलर, या ज्वेलर का ज्वेलरी वाले से नहीं है बेटे, या घड़ी ठीक करने वाले व्यक्ति के पास संबंध है। टू सेट इट बाय द एग्जैक्ट टाइम, किसका समय कर सही करवाने के लिए? घड़ी के समय को सही करवाने के लिए वो एक घड़ी उसके पास जाता है, दुकानदार के पास। एग्जैक्ट टाइम एंड द हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, या एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अर्थ है एक दुकान से, एक संस्था से, एक फर्म से। टुक इट द हेड, हेड यानी मुखिया, यानी उस घड़ी सुधारने वाली जो दुकान थी उसका जो मुखिया, टुक इट आउट माई हैंड, मेरे हाथ से घड़ी ले ली। एंड प्रोसीडेड टू सेट इट फॉर मी, और मेरे लिए उसने समय सही ठीक करना प्रारंभ, बिल्कुल सही ठीक करवाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। देन ही सेड, तब उसने मुझसे कहा, किसने? द हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जो मुख्य दुकानदार है, उसने कहा। देन ही सेड सी इज 4 मिनट्स स्लो, ध्यान देंगे, दुकानदार ने मुझसे कहा कि आपकी घड़ी 4 मिनट पीछे है। रेगुलेटर वांट्स टू पुशिंग अप, ये चाबी देने की मांग करता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको मैंने बताया कि एक गति नियंत्रक होता है रेगुलेटर, जिससे घड़ी को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे हम टीवी चलाते हैं रिमोट से और चैनल बदल लेते हैं, ऐसे रेगुलेटर का अर्थ है बेटे यहाँ गति नियंत्रक, जिससे कई बार घड़ी की सुइयों को आगे पीछे किया ले जाता है। समझ रहे होंगे आप कि रेगुलेटर वांट पुशिंग अप, आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, लेखक कह रहा है कि मैंने उसको रोकने की कोशिश की, नहीं नहीं इतना मत करो। ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाने की कोशिश की। दैट द वॉच केप्ट परफेक्ट टाइम, मेरी घड़ी तो बिल्कुल सही समय दे रही है। उसने को मैंने रोकना चाहा, बट नो ऑल दिस ह्यूमन कवेज, ये एक मूर्ख, या कवेज CAWS कवेज का अर्थ मूर्ख व्यक्ति, वह मूर्ख आदमी कुछ देख सकता है इससे पहले कितना की घड़ी 4 मिनट सुस्ती। उसने गति नियंत्रण को थोड़ा सा ऊपर उठाना और बढ़ाना पसंद किया। फॉर कुड सी वॉच द वॉच वॉज 4 मिनट्स स्लो एंड रेगुलेटर मस्ट बी पुश्ड अप ए लिटिल एंड सो वाइल आई डांस्ड अराउंड, और लेखक अपनी घड़ी को
किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा छिड़वाना नहीं चाहता था, इसलिए वो तो घड़ी के चारों तरफ डांस कर रहा है। कहने का मतलब वो बार बार इधर जा रहा है, उधर उसको मना कर रहा है कि रुको रुको रुको, आप इस घड़ी में कुछ मत करो, घड़ी ठीक है। इन एंग्विश, एंग्विश यानी होती है पीड़ा में, एंग्विश का अर्थ क्या होता है? पीड़ा में। एंड इम्प्लोर्ड हिम टू लेट द वॉच अलोन, और मैंने उससे निवेदन किया। इम्प्लोर्ड का अर्थ होता है बेटा निवेदन करना। मैंने उसको निवेदन किया कि आप मेरी घड़ी को सही सलामत मुझे वापस दे दीजिए, मुझे घड़ी ठीक नहीं करवानी है। लेट मी वॉच अलोन, ही कामली एंड क्रूअली डिड द सेमफुल डीड, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी एक नहीं सुनी और उसने शांतिपूर्वक और क्रूरता के साथ, कामली यानी होता है शांतपूर्वक, क्रूअली निर्दयता, डिड द सेमफुल, एक शर्मनाक कार्य कर दिया, अर्थात उसने उस गति नियंत्रक के द्वारा घड़ी को छेड़ दिया। माई वॉच बिगेन टू, अब यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस व्यक्ति ने कहा था घड़ी सुधारवा लेने के, घड़ी कितने मिनट पीछे बेटे? 4 मिनट। और जैसे ही उसने चाबी दी घड़ी में, और घड़ी ने तो गति पकड़ ली। और घड़ी क्या गति का पकड़ने का मतलब है? लेखक के जीवन में गति पकड़ना, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन किस पे डिपेंड करता था? माई वॉच बिगेन टू गेन, इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाई डे, घड़ी ने तो दिन प्रतिदिन, गेन यानी बढ़ना, आगे निकलना, फास्टर एंड फास्टर डे बाई डे। विद इन ए वीक इट सीकंड एंड टू ए रेगिंग फीवर, एक सप्ताह में तो उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कहने का मतलब दिनों दिन तेजी से पकड़ती, एक सप्ताह के अंदर तेज बुखार चढ़ गया। मतलब है जिस प्रकार कोई व्यक्ति को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जुकाम खांसी हो जाए और फिर उसको बुखार हो जाए और उसकी तबीयत बिगड़ जाए, अर्थात पहले तो घड़ी 4 मिनट पीछे चल रही थी, उसको सही किया, और जैसे ही उस दुकानदार ने घड़ी में चाबी दी, घड़ी ने इतनी गति पकड़ ली कि एक सप्ताह के अंदर तो वो बहुत आगे निकल गई। जैसे कि हमारे हाथों की नब्ज बहुत तेज चलने लग जाएं। इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन द शेड, उस घड़ी की नब्ज तो 150 के लगभग गति के ऊपर पहुंच गई, अर्थात घड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ गई। सेकंड यानी बीमार पड़ना, देखो बेटे बहुत ही प्रतीकात्मक है। ना तो घड़ी को बुखार चढ़ता है, ना घड़ी में पल्स होती है। इसने बताया कि घड़ी की गति का पकड़ने का मतलब है कि लेखक की जीवन में गति पकड़ गई, क्योंकि वो सारा काम किससे करता था? घड़ी के अनुसार। तो क्या कर रहा है? विद इन ए वीक इट्स सीकन टू ए रेंज फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन इट्स शेड, अर्थात एक सप्ताह के अंदर तो उसको बुखार सा चढ़ गया और उसके पल्स की जो गति है नब्ज की वो लगभग 150 पे चढ़ गई। एट द एंड ऑफ 2 months इट हैड लेफ्ट ऑल द टाइम पीसेज ऑफ द टाउन, और बहुत अच्छी बात कही उसने कि 2 महीने बीत जाने पर उसने शहर की सभी घड़ियों को पीछे छोड़ दिया। यानी कि उस शहर में जितनी भी घड़ियां थी उन सब घड़ियों से 2 महीने में तो आगे निकल गई। टाउन फार एंड द रियर इन पीछे, एंड वाज ए फ्रैक्शन ओवर द 13 days अहेड ऑफ द अल्मानिक, और वो 13 दिन में तो 13 days और 2 महीने में इतना फर्क पड़ गया कि जो कैलेंडर था बेटे, आलमैनिक यानी होता है कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर जिसके अनुसार हम तिथियां देखते हैं, सब कुछ देख करके उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, पंचांग जिसे कहते हैं, और 2 महीने में तो वो इस राष्ट्रीय जो पंचांग था उससे भी 13 दिन आगे निकल गई घड़िया। इतना तेज चला कि 13 दिन से भी कुछ अधिक आगे हो गई। अब उन दिनों जहां का लेखक क्या रहने वाला है वहां बेटे नवंबर के महीने में कुछ और होता था। ये अच्छी लाइनें हैं। एंड इन अलामिक इट वाज अवे इनटू नवंबर एंजॉय द स्नो, जबकि अभी तो अक्टूबर का महीना ही चल रहा था, लेकिन घड़ी तो नवंबर के महीने में बर्फ का आनंद ले रही थी। अर्थात उस घड़ी के अंदर कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं बेटे जिसके अंदर टाइम के अलावा डे एंड डेट भी आती है, और घड़ी तो नवंबर के महीने में पहुंच गई, इतनी गति पकड़ गई कि उसने तो नवंबर के महीने में बर्फ का आनंद ले रही थी, स्नोफॉल का आनंद ले रही थी। कहने का मतलब लेखक को पता लगा कि तो नवंबर में हिमपात का आनंद लेगी, जबकि अभी तो अक्टूबर का। लेखक कह रहा है कि व्हाइल द अक्टूबर लीव्स वर स्टिल टर्निंग, कि अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा था, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो टूट रही थी, अर्थात तो पतझड़ का कोई मौसम चल रहा होगा। उस समय अक्टूबर का महीना चल रहा था और घड़ी कौन सा महीना बता रही थी बेटा? नवंबर। इट हरिड अप टू हाउस रेंट, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो अपनी घड़ी के अनुसार जीवन जीता था, तो उसको जल्दी हो गई। जब घड़ी में नवंबर का महीना दिखा दिया तो उसको किराए की जल्दी हो गई।
अक्टूबर के महीने में उसको बहुत से घर का किराया, अन्य और भुगतान, ऐसी बहुत सारी चीजें कि उसके लिए विनाशकारी काम कर दिया उसने। तो हाउस रेंट, बिल्स पेवेबल, सच थिंग्स इज सच द रूनियस वे दैट आई कुड नॉट अवॉइड इट, जिससे वो बच नहीं सकता था। अर्थात उस घड़ी ने उसकी पूरे जीवन में उथल पुथल मचा दी। नवंबर का महीना आ गया, उसको किराए की चिंता हो गई, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन किस पे डिपेंड था बेटा? घड़ी पे। तो वो कह रहा है कि इतनी तेज गति से मेरी घड़ी आगे निकली, जबकि अब तो अक्टूबर का महीना चलता और घड़ी तो नवंबर का महीना बता रही थी। बर्फ का हिमपात उस जमाने में, उस क्षेत्र में हो सकता है नवंबर के महीने में हिमपात होती हो। फिर कह रहा है 1 हफ्ते में उसको तो बुखार सा चढ़ गया, और 2 महीने में तो सभी शहर की घड़ियों से आगे निकल गई। कैलेंडर से 13 दिन, एलेमनिक, ALMN, ध्यान देंगे इन शब्दों पर। अब इट टुक द आई टुक इट, देखो पहले वाले के पास से ध्यान रखना, बहुत सारे घड़ी सुधारने वाले घड़ी साजों के पास ये लेखक जाएगा। पहले वाले ने 4 मिनट पीछे बताई, थोड़ी सी गति बढ़ाई, लेखक के जीवन में बड़ी उथल पुथल मच गई, उसको किराया देने की जल्दी मच गई, उसके वो बिल का भुगतान हुई। फिर दूसरी बार आई टुक इट द वॉच मेकर टू बी रेगुलेटेड इट, मैं फिर इस घड़ी को लेकर ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास गया। रेगुलेटेड, ही आस्कड, ही किसके लिए आया? घड़ी। आस्कड मी इफ आई हैड एवर हैड इट रिपेयर्ड, इसको अंडरलाइन करेंगे। इफ आई हैड एवर हैड, उस घड़ी साज वाले ने मुझसे पूछा कि क्या इससे पहले आपने इस घड़ी की मरम्मत करवाई है? इस लाइन का अर्थ है ही आस्कड मी इफ आई हैड, आई सेड नो, मैंने कहा ना, इट हैड नेवर नीडेड एनी रिपेयरिंग, मैंने कहा नहीं, इससे पहले इस घड़ी को ठीक करवाने की मरम्मत जरूरत ही नहीं पड़ी। ही लुक्ड ए लुक ऑफ विशिशियस हैप्पीनेस, बड़ी दुष्टता के साथ उसने मेरी तरफ देखा। एंड इग्रीली प्राइड द वॉच ओपन, और दुष्टता के साथ देखने की प्रसन्नता को बड़ी उत्साहपूर्वक, इग्रीली का अर्थ होता है उत्साहपूर्वक, उसने उस घड़ी को ठीक करना प्रारंभ कर दिया। इग्रीली, प्राइड द वॉच ओपन, और एक औजार से, प्राइड का अर्थ है एक औजार, हथियार जो भी रखते हैं अपना औजार, प्राइड PRID, उससे खोला वॉच ओपन। एंड देन पुट ए स्मॉल डाइस बॉक्स इनटू हिज आइज, और अगर कभी आपने घड़ी ठीक करवाई तो देखते हैं कि उन छोटे छोटे पुर्जे दिखाई नहीं, इसलिए ये घड़ी सुधारने वाले अपनी आंखों पर एक गोल गोल लेंस लगा लेते हैं। पुट ए स्मॉल डाइस, एक छोटा सा आंख पर लगाने वाला लेंस होता है बेटा, जिससे छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। एंड डाइस बॉक्स इनटू हिज आइज एंड पीयर्ड इनटू इट्स मशीनरी, और उस मशीनरी के अंदर उसने देखा, और उसमें देखने के बाद उसने ठीक करने के लिए आवाज के अलावा उससे मुझसे कहा कि ही सेड ही वांटेड द क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, दुकानदार ने, घड़ी साज ने कहा कि ठीक के अलावा आपकी घड़ी है, बिसाइड द रेगुलेटिंग, ठीक के अलावा आपकी घड़ी में बहुत ज्यादा सफाई की और तेल देने की आवश्यकता है इसके पुर्जों में। एंड आस्क्ड मी टू कम टू इन ए वीक, और मुझसे कहा कि 1 सप्ताह में आना। घड़ी वाले ने, सुधारने वाले ने लेखक से कितने दिन बाद में आने कहा बेटे? 1 सप्ताह। आफ्टर बीइंग क्लीन एंड ऑयल्ड एंड रेगुलेटेड माई वॉच स्लो डाउन, घड़ी की सफाई करने के बाद, तेल देने के बाद और उसको नियमित करने के बाद, सफाई हो जाने, तेल देने, मरम्मत के बाद मेरी घड़ी इस सीमा तक धीमी पड़ गई oiled and regulated my watch slowed down to that degree that it ticked all the appointments I got to go missing। ये अब देखो, पहले जो घड़ी साज के पास गया उसने थोड़ी आगे बढ़ा दी, तो लेखक के जीवन में पहले उथल पुथल के अक्टूबर से पहले नवंबर आ गया। अब वो इतनी धीमे पड़ गई कि लेखक तो बहुत पीछे चला गया जमाने के साथ से। मरम्मत कराए जाने घड़ी बहुत सीमा तक पीछे हो गई, मेरी सभी निर्धारित जो कार्यक्रम थे लेखक के वो बहुत पीछे पड़ गए। स्लो डाउन दैट द डिग्री द टिकल्ड ऑल द अपॉइंटमेंट्स, जितने भी उसकी नियुक्तियां थी, निर्धारित जो कार्यक्रम थे बेटे, अपॉइंटमेंट्स, आई गोट मिसिंग माई डिनर, उसका फिक्स समय था कब उसको डिनर लेना है, तो डिनर के टाइम से वो बिल्कुल वंचित हो गया, बिकॉज क्यों, घड़ी तो बहुत पीछे हो गई। आई ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड बैक इनटू यस्टरडे, धीरे धीरे मैं कल में पहुंच गया। ग्रेजुअली देखो, ध्यान देंगे, यस्टरडे, देन द डे बिफोर, फिर मैं परसों में पहुंच गया।
देखो धीरे धीरे बीते कल की तरफ, फिर परसों की तरफ, फिर बीते सप्ताह की तरफ, देन इनटू द लास्ट वीक, यानी घड़ी अब क्या चलने लगी बेटे, पीछे चल गई। एंड बाई धीरे धीरे कॉम्प्रीहेंशन केम अपॉन मी दैट, धीरे धीरे में इतने मुझे समझ में आ गया कि मैं बिल्कुल एकाकी और अकेले में रह गया। ऑल द सोलिटरी, सोलिटरी नहीं होता है अकेलापन, एंड अलोन, बिल्कुल, आई वॉज लिंगरिंग अलोन ए वीक बिफोर लास्ट, और मुझे तो अब धीरे धीरे अब लगा कि मैं तो एक सप्ताह पीछे अकेला लटक गया हूं। लिंगरिंग, लिंगरिंग का अर्थ होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा आप पीछे पड़ना या रुक जाना, कि आई वॉज लिंगरिंग अलोन ए वीक बिफोर लास्ट, कि मैं तो एक सप्ताह पहले वाले सप्ताह में रुका हुआ हूं, लास्ट। एंड द वर्ल्ड वाज आउट ऑफ साइट, और ये संसार जो है मेरी आंखों से ओझल हो गया है, दृष्टिगोचर नहीं है। आई सीम्ड टू डिटेक्ट माई सेल्फ इन ए सॉर्ट ऑफ स्नेकिंग फेलो फीलिंग फॉर माई मम्मी, मुझे लगा कि संग्रहालय में रखी हुई मम्मी और मेरे बीच एक प्रकार का गुप्त नाता हो गया है। देखो बेटे, मम्मी मैंने आपको कंपल्सरी इंग्लिश में जब पढ़ाया था, सेकंड लेसन, वो थर्ड लेसन, डिस्कवरिंग ऑफ द सागा, कि जो मम्मी होता है वो डेड बॉडी होती है। मम्मी, हम मम्मी का यूज माँ के लिए करते हैं। तो लेखक जब पिछले सप्ताह में चला गया, अर्थात वो इस दुनिया से कट गया और घड़ी के कारण उसका जीवन बिल्कुल रुक सा गया, तो वो कह रहा है मेरा तो जीवन एक तरह से एक डेड बॉडी की भांति हुआ है। इसलिए ध्यान देंगे इस शब्द पर कि आई सीम्ड टू डिटेक्ट, डिटेक्ट यानी पता लगाना, इन माई सेल्फ ए सॉर्ट ऑफ स्नीकिंग, चुपके से गुप्त रूप से, स्नीकिंग है ना, तो चुपके से गुप्त रूप से, फेलो दैट द फीलिंग टू फॉर माई मम्मी एंड द म्यूजियम, कि मैं तो संग्रहालय में रखी मम्मी के समान हो चुका हूं। एंड डिजायर टू स्वेप द न्यूज विद हिम, अर्थात मेरे और उस मम्मी के बीच में गुप्त रूप से अखबारों का, समाचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अर्थात मैं तो इस दुनिया से बिल्कुल कट गया हूं। डिजायर टू स्वेप, आई वांट टू ए वॉच मेकर अगेन, सॉरी आई वेंट टू, तीसरी बार जा रहा, फिर मैं एक दूसरे घड़ी साज के पास गया। ही टुक द वॉच ऑल टू द पीस वाइल आई वेटेड, ही टुक द वॉच ऑल टू द पीसेज, उसने एक एक करके सभी पुर्जों को अलग कर दिया। मैं प्रतीक्षा करता रहा। वाइल आई वेटेड एंड देन सेड द बैरल वॉज स्वेल्ड, और उसने मुझे कहा कि इस जो आपका घड़ी का जो बैरल है, और बैरल एक प्रकार की एक नली होती है बेटा, बैरल, वाज स्वेल्ड, वो रुक गया है, उसके आकार में जो कुछ गड़बड़ है, स्वेल्ड। ही सेड ही कुड रिड्यूस इट इन 3 days, उसने कहा मैं इसको लगभग 3 दिन में ठीक करके दूंगा आपको, 3 दिनों में आपको ठीक करके दूंगा। इसके बाद घड़ी समय का औसत तो ठीक देने लगी। पहले वाले ने टाइम लिया 7 दिन का, सप्ताह भर का उसने कहा था। तीसरा व्यक्ति के पास आया है लेखक, और रिड्यूस इट द 3 days, आफ्टर दिस